तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। आज हम बात करेंगे श्योपुर जिले के बारे में। श्योपुर जिले से संबंधित तमाम जानकारी, जिस प्रकार जिले का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, नदियाँ, खनिज, वन संपदा, पर्यटन स्थल, सभी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं श्योपुर जिले के सामान्य विवरण के बारे में, है ना, सामान्य जानकारी के बारे में। श्योपुर जिला, जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसका गठन 25 मई 1998 को किया गया था। इसके तहसील श्योपुर, वडोदरा, विजयपुर, कराहल और बीरपुर, वडोदरा जो कि बहुत खास है। पड़ोसी जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला जो मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी, इन 3 जिलों के साथ श्योपुर अपनी सीमा साझा करता है। साथ में राजस्थान के कोटा जिले के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 6,87,861 और साक्षरता दर 57.4%, जो कि बेहद कम है। अब बात करते हैं श्योपुर जिले के इतिहास के बारे में। श्योपुर जिले का इतिहास अपने आप में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ता है, क्योंकि इसका मेन कारण है क्योंकि उस समय के जो राजा थे, जिनका नाम था इंद्र सिंह, जो कि एक गौड़ राजा थे, है ना। उन्होंने किले का निर्माण करवाया था 1587 में। गौड़ राजपूत भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए कई जगहों पर श्योपुर में हमें कई सारे शिव मंदिर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कुओं और चरण कुएं भी पाए जाते हैं। शिवलिंग जो कि बेहद खास है, वहाँ पर बहुत सारे जगहों में पाए जाते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया कि वो लोग शिव के बहुत बड़े उपासक थे, शिव भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। लेकिन शहर और किले ने, एक सहरिया ने उनका नाम दिया। दरअसल ये हमको आज भी पता है कि जो सहरिया जनजाति है, मेन तौर पर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में निवास करती है, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, इन जगहों पर सहरिया जनजाति रहती है। तो कहीं न कहीं एक और नाम सहरिया जनजाति का श्योपुर जिले से जुड़ा जुड़ा हुआ है ना? और जिन्होंने खुद को अपनी बस्ती की स्थानीयता सुनिश्चित करने के लिए बलिदान कर दिया, है ना? और उनके पूर्वजों ने बलिदान कर दिया, और आज भी सहरिया जनजाति वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद पर पाई जाती है। उनके वंशजों ने पड़ोस में भूमि का वंशानुगत अनुदान रखा। श्योपुर का जो पहला ऐतिहासिक उल्लेख एक अभिलेख में मिलता है, जिसे निमात उल्लाह ने बनाया था, जिसमें कहा गया है कि 1570 में सिकंदर लोदी की एक सेना को राजडूंगर के समर्थन में श्योपुर और आवंतगढ़ भेजा गया था, जो बाद में परिवर्तित हो गया था इस्लाम धर्म में, है ना। रणथंभौर के राय सूरजन से संबंधित श्योपुर का जो किला उस समय अकबर को सौंप दिया गया था, जिस समय अकबर चित्तौड़ को जीतने के लिए यहाँ से गुजर रहा था। आगे चलकर इसे बलूचमैन का सिसुपुर अजमेर के सुबाह में रणथंभौर सरकार के एक महल का मुख्यालय बनाया गया, और टाई फेल्ट हेलर ने श्योपुर को ठीक महलों के शहर के रूप में संदर्भित किया है। अब उस समय सिंधियाओं का शासन हुआ करता था 1808 के आसपास, और वहाँ उस समय जो सिंधिया शासक थे दौलत राव सिंधिया। तो श्योपुर का किला अब दौलत राव सिंधिया के पास में आ गया था, जिसने श्योपुर और उसके जनरल जीन वेमिस्ट फिलोस को जागीर के रूप में नियुक्त कर दिया। उत्तरार्ध में किले को निवेश करने के लिए उनके प्रयासों में गौर ने उनको बाहर निकाल दिया, जिससे आखिरकार 13 अक्टूबर 1809 को इसे खाली कर दिया गया, यानी श्योपुर के किले को खाली कर दिया गया। टॉट शहर के कब्जे में मौजूद था। मुख्य राधिका दास, जिन्हें राधा के आदर्श से पहले नृत्य करने की आदत के लिए जो सखी राव के रूप में जाना जाता था, को बड़ौदा गांव, जो कि आज श्योपुर की एक तहसील है, और उसके आसपास के कुछ भूभागों के लिए दी गई थी। श्योपुर दौलत राव के अधीन एक टकसाल शहर है। टकसाल का मतलब होता है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। उसी समय से किला जो है जिन बेमिस्ट का एक निवास स्थल बन गया था। 1814 में जब भरोस राघवगढ़ ने जयसिंह कीचे के इलाके में उत्पाद मचा रहा था, तो फिलोस के परिवार के साथ किले को जब्त कर दिया उसने, और 1818 में खाली करवा दिया। और ख़ास बात यह है कि 1818 में ग्वालियर की संधि के बाद जब फिलोस सिंधिया के इस पक्ष में पड़ गया, तब वह श्योपुर में सेवानिवृत्त हो गया, और तब उसका एकमात्र अधिकार था। जिले में राजस्थान की सीमा के पास 2 महत्वपूर्ण खास स्थान हैं, जो पौराणिक व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। एक का नाम है ईटोन बारी, और दूसरे का नाम है जो रामेश्वर, है ना।
इटनोबारी की अगर हम बात करें तो ये उदयनपाद द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि ध्रुव ने इसी स्थान पर अपनी तपस्या की थी और इस स्थान को ध्रुव कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी के पास एक दूसरा गांव स्थित है रामेश्वर, जहां परशुराम जी ने अपनी तपस्या की थी। और हसेंद्र वोरा श्योपुर का एक बाग है जिसे फिलोस द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें एक मस्जिद और गणेश भगवान जी का मंदिर है। गणेश जी का एक मंदिर जो कि पास में ही स्थित है, जबकि जो मस्जिद है वो श्योपुर जिले के रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया है। 1960 हिजरी। हिजरी का मतलब है जिस प्रकार विक्रम संवत होता है हिंदुओं में, मुसलमानों में हिजरी संवत होता है। तो यह मोहम्मद आलम मुनफ्फर खान जो कि शेरशाह सूरी का सिपा सलाहकार था, उसने एक सीप नदी पर बंजारा बांध का निर्माण करवाया था जो कि 200 साल पुराना है। जो एग्जाम के नजरिए से बेहद खास क्वेश्चन बन सकता है कि बंजारा बांध का निर्माण किसने करवाया था। श्योपुर जिले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो श्योपुर जिला जो है वो उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जिला 6,66,66,81 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। चंबल, सीप और कूनो यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं और जिले में औसत वर्षा 750 मिलीमीटर है। गर्म मौसम जो है अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस और ठंड के मौसम में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और जबकि ठंडी में अधिक ठंड पड़ती है। श्योपुर जिले के वन और कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। श्योपुर जिले में मुख्य रूप से केले की खेती की जाती है और कुछ क्षेत्र में गेहूं, चना, कपास, अरहर, सोयाबीन की उपज अच्छी खासी मात्रा में होती है। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार श्योपुर जिले में आरक्षित वन क्षेत्र 3,653 वर्ग किलोमीटर था और यहाँ कटीली और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कूनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। ये कूनो पहले वन अभ्यारण्य हुआ करता था। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। खास बात यह है कि उस समय इसका जो क्षेत्र था वो 344.68 वर्ग किलोमीटर था, जो कि आज लगभग 404 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर गुजरात के गिर से एशियाई शेरों को कूनो पालपुर में लाया गया है और यहाँ पर भेड़िया, बंदर, भारतीय तेंदुआ और नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं। श्योपुर जिले की संस्कृति की अगर हम बात करें तो श्योपुर का अपने आप में एक महत्वपूर्ण रीति रिवाज परंपरा है, क्योंकि यहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है और भारत के मुख्य त्योहारों में शामिल श्योपुर में कुछ स्थानीय त्योहार है और श्योपुर में प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा है। इनमें से तानसेन समारोह इस जिले में विस्तृत है। पूरे भारत के संगीतकार और गायक यहाँ महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने आते हैं। श्योपुर जिले में कई लोक नृत्य हैं। यह है बुंदेलखंड के अहिरी डांस, वरादी या यादव नृत्य, सहरिया नृत्य, सहरियाओं का लूर नृत्य, सहरियाओं का लहंगी नृत्य और दुल, घोरी इत्यादि, जो कि सहरियाओं का बेहद खास नृत्य है। नर्तक वाद बीट और उनके सहयोगी सिर पर साफ और रंगीन पगड़ी पहनते हैं और कुछ लोग घुटनों तक की धोती पहनकर डांस करते। दरअसल सहरिया जनजाति का जो परंपरागत पहनावा है वो है सर पर पगड़ी पहनना और लुंगी पहनना, जो कि धोती पहनना जो कि घुटनों तक होती है। कुछ लोग विशेष रूप से नर्तक रंगीन शॉर्ट्स पहनते हैं। नर्तक भी मोर के पंखों का गुच्छा रखते हैं, है ना। ये जो धोती है वो पुरुषों द्वारा अपनी कमर को लंबा करने के लिए पहना जाने वाला एक लंबा कपड़ा है, ऐसी कहावतें, है ना। मृदंगा, ढोलक, रामतुला, डपली, मजीरा, झांझ आदि नृत्यों में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। श्योपुर जिले की अर्थव्यवस्था की बात करें तो श्योपुर जिले की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि आधारित उत्पादों पर निर्भर है। जिले में लगभग 58.74% खेती योग्य क्षेत्र सिंचित है। नहर सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। गेहूं जो है जिले में बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। सरसों जिले का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज है। प्रमुख खरीफ की फसल है बंजारा, माने बाजरा जो होता है यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। श्योपुर जिले में पाइप, मुखौटे, खिलौने, दरवाजे, स्टैंड, खिड़कियां, लकड़ी के स्मारक, फूलों के फूलदान और वेट पोस्ट और पालना पदों आदि सहित टोटल 156 लघु उद्योग चल रहे हैं। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के बारे में। श्योपुर जिले में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनमें से एक है दोआब कुंड।
दोआब कुंड दरअसल ये कछवाहा राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और 81 फीट ऊंचा, बड़ा और चौकोरा जैन तीर्थकारों की चौबीसी है, जो कि अब देखने लायक है। और स्तंभ जैन धर्म की कला के आगंतुकों को याद दिलाती है। दरअसल दोआब कुंड जैन धर्म से संबंधित है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी प्रतिमाएं थी अब डूब चुकी हैं, है ना, इसीलिए इसको डुआब कुंड कहा जाता है, जो कि 10वीं शताब्दी में हम गौरी मंदिर के अवशेष देखने को यहाँ पर मिलते हैं। रामेश्वर का संगम। रामेश्वर का जो संगम है पार्वती नदी और चंबल नदी के अर्ध चक्र में स्थित है, जो कि प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यह समुद्र के किनारे से 959 फीट ऊंचा है और यहाँ हर साल स्थानीय मेला लगता है। यह पर्यटकों के लिए विशेष रूप से राजस्थान के लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। विजयपुर दुर्ग, है ना, विजयपुर दुर्ग कुनारी नदी के तट पर स्थित एक किला है ना, जिसे वहां के करौली के राजा विजय सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। पर्यटकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण स्थान में आता शिवपुर का किला, ध्रुव कुंड, शिवनाथ का उठवाड़ का किला, निमोड़ा का मठ, देवी पनवारा का मंदिर, सिरोनी हनुमान मंदिर, वडोदरा का जल मंदिर और क्षेत्रपाल का जैनी मंदिर, जो कि बेहद खास है। अब बात करते हैं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। जैसा कि अभी हमने बात किया कि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये 1981 में स्थापित हुआ था, लेकिन 2018 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यहाँ पर कई सारे जीव जंतु हमको देखने को मिलता है। सूक्ष्म पर्णपाती वन यहाँ की प्रमुख विशेषता है। खास तौर पर वार्किंग हिरण, काला हिरण, चिंकारा भालू, नीला बैल, टाइगर आदि प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। भारतीय कोबरा भी इनमें शामिल है। ये आप देख सकते हैं, ये शिवपुर का किला है। शिवपुर के किले के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सीप और कलवान नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीप और कलवान नदी के तट पर कौन सा किला अवस्थित है, तो शिवपुर का किला है। ध्यान रखें कि चंबल नदी इसमें नहीं है, सीप और कलवान नदी है ना। और पुरातत्व संग्रहालय हेतु यहाँ 425 बेशकीमती मूर्तियों का भी संग्रह किया गया है। यहाँ स्थित गुजरी महल, नरसिंह महल, दरबार हॉल, राजा इंद्र सिंह और राजा किशोर दास की छतरियाँ बहुत दर्शनीय हैं। किले के कुछ भवन राज्य संरक्षित घोषित किए गए। तो ये आज हमने शिवपुर के बारे में डिस्कशन किया है। शिवपुर के बारे में तमाम जानकारी आपके साथ साझा की है। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।